ठंड में गरीब बहू की पहाड़ की रसोई। शोभा सुबह के 7 बजे अपने कंधे पर एक बोरा लिए ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रही होती है और उसकी सांस फूल जाती है। तभी वो एक पत्थर पर बैठ जाती है और कहती है, बस थोड़ा सा और चल शोभा, उसके बाद तो तेरी रसोई आई जाएगी। वैसे भी तुझे 2-3 घंटे में खाना बनाकर तैयार भी करना है। ग्राहक खाने ही वाले होंगे। ग्राहकों के आने से पहले तुझे तेरी रसोई तक पहुंचना है ताकि तू किचन में सारा काम खत्म कर सके और खाना बना सके। शोभा खुद से ये कहती है और पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ जाती है, जहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था, लवर्स पॉइंट, और उसी के पास में थी गरीब बहू की रसोई। उसने थोड़ी ही देर में अपनी रसोई खोल उसमें सफाई करके खाना बनाकर तैयार कर लिया। अब थोड़ी देर में वहाँ ग्राहकों का आना शुरू हो गया। दीदी, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहली बार इस जगह पर आई हूँ। मैंने सुना है कि इस जगह पर आने के बाद अपने बॉयफ्रेंड का नाम लेने से वो हमेशा के लिए आपका हो जाता है। ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह के किस्से इस जगह को मशहूर कर देते हैं, तभी तो इस जगह का नाम लवर्स पॉइंट रखा गया है। वैसे आपको अगर ये ट्राई करना है तो आप कर सकती हैं। तो आप कहना चाहती हैं शोभा दीदी, ऐसा कुछ नहीं होता, तो इस जगह को सिर्फ मशहूर करने के लिए ये बोला गया है? मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई आपके नसीब में है तो वो आपको हर हाल में मिलता है। किसी जगह जाकर उसको आवाज लगाने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, अगर आपको इस जगह की खूबसूरती देखनी है तो ये ऊंची पहाड़ी देखो, नदियाँ देखो, कितना सुंदर नजारा है यहाँ का। और यहाँ से सूरज उगता हुआ और ढलता हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ अक्सर सुबह शाम लोग आते हैं सनसेट देखने के लिए। तो ठीक है, आज मैं और राहुल भी यहाँ सनसेट देख कर ही जाएंगे और आपके यहाँ खाना खाकर जाएंगे। राहुल और मिताली की बात सुनकर अब शोभा भी हंसने लगती है। दरअसल शोभा एक गरीब परिवार की बहू थी जिसके पति मवेशियों को चराने का काम किया करते थे। लेकिन एक दिन बहुत तेज बारिश आ रही थी और उसके पति का पहाड़ी से पैर फिसल जाता है और उसका देहांत हो जाता है। तब से शोभा पहाड़ी की ऊंची चोटी पर रोज सुबह जाकर अपनी रसोई चलाया करती और अपने परिवार का खर्च चलाती, लेकिन किसी से झूठ नहीं बोलती, हमेशा सबको सच बताती। शाम के समय वो अपनी दुकान बंद करके पहाड़ से नीचे उतर कर आती है और उसे आने में 8 बज जाता है। उसकी सास ने कहा, बहू समय से आया कर, तू इतनी देर से आती है तो मुझे बहुत डर लगता है। मेरा दिल घबराता है कि कहीं तुझे कुछ हो ना जाए। अगर तुझे कुछ हो गया तो हमारे मुन्ना का क्या होगा? वो भी बस 2 साल का है। मैं सच बोलूं तो जब से आप मेरे साथ हैं मुझे मुन्ना की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरा नहीं आपका बेटा है। आखिर आप उसका इतने अच्छे से ख्याल जो रखती हैं। आखिर क्यों ना रखूं, वो मेरे बेटे की आखिरी निशानी जो है। भाग्यवती और शोभा में बहुत ज्यादा प्यार था और उनका सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी का रिश्ता था। ऐसे ही गरीब बहू पहाड़ों के ऊपर अपनी छोटी सी रसोई चलाकर अपने परिवार का खर्च चलाया करती थी। लेकिन एक रात बहुत तेज बारिश होती है और अगली सुबह जब शोभा अपनी रसोई लगाने के लिए बोरी में सामान भरकर पहाड़ी पर जा रही थी, तभी भाग्यवती ने उसे कहा, शोभा बेटा, मेरा दिल नहीं मान रहा कि आज तू अपनी रसोई लगाने के लिए जा। रात भर बहुत बारिश हुई है, पहाड़ों पर बहुत फिसलन होगी। अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा और मुन्ना का क्या होगा? मेरी ना सही, लेकिन मुन्ना के बारे में तो सोच। जिसके सिर पर आप जैसी प्यारी माँ का हाथ है और जिसकी जिंदगी में इतना प्यारा मुन्ना है, उसको क्या ही हो सकता है। वैसे भी कल रात बहुत तेज बारिश हुई है तो पहाड़ों पर बहुत सारे पर्यटक घूमने के लिए आएंगे, इसलिए आज मेरा जाना जरूरी है। शोभा ये बोलकर पहाड़ों पर फिर से चढ़ने लगती है ताकि वो अपनी रसोई लगा सके। लेकिन भाग्यवती का डर सच निकलता है और तभी उसके पैर में अचानक एक कांटा चुभता है। वो उसे निकालने लगती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है। शोभा तुरंत ही उस जगह पर बैठ जाती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और दर्द में कराहते हुए शोभा खुद से कहती है, जिंदगी में आने वाली रुकावटें इस छोटी सी रुकावट के आगे कुछ नहीं है। उठ जा शोभा, तुझे तेरे मुन्ना और माँ जी के लिए उठना होगा। अब शोभा ये बोलकर हिम्मत करती है और फिर से उठ जाती है और उसके बाद लंगड़ाते हुए चलने लगती है। वहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आए हुए थे। शोभा ने सोचा, मैं नहीं जानती, क्या पता कल या भी ये बारिश फिर से आ जाए, इसलिए मुझे आवाज लगा लगा कर अपनी रसोई का सामान बेचना होगा ताकि मैं दुगनी कमाई कर लूं। और अगर गलती से कल मेरी छुट्टी भी हो जाए तो मुझे कोई फर्क ना पड़े। शोभा ये सोचती है। उसके बाद अपने ग्राहकों को बुलाने के लिए आवाज लगाने लगती है, आओ आओ, पहाड़ों की मशहूर मैगी खाओ, आओ आओ, पहाड़ों पर भजिए खाओ, आओ आओ, चाय पियो, कॉफी के मजे लो, आओ आओ, पहाड़ों पर रसोई में बैठकर आराम से नजारा देखो। पैर में चोट लिए हुए भी शोभा बहुत जोरों शोरों से ग्राहकों को बुलाने के लिए आवाज लगाती है और आखिरकार सभी ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब होती है। तभी वहाँ पर 2 दोस्त आते हैं।
देखिए बहन जी, वैसे मैं एक ब्लॉगर हूँ जो सुंदर सुंदर नजारों को कैप्चर करता हूँ, और मुझे आपकी ये दुकान भी बहुत अच्छी लगी। क्या मैं इसकी वीडियो और फोटो खींच सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं भाई साहब। जैसे आप लोग यहाँ खाकर काम में मेरी मदद कर रहे हैं, ऐसे मैं भी तो आपके काम में मदद कर सकती हूँ आपकी। आप बहुत अच्छी हैं बहन जी, उम्मीद करता हूँ कि आपका काम ऐसे ही चलता रहे। शोभा को ये नहीं पता था कि कुणाल ने एक हिडन कैमरा लगाया हुआ था और वो लाइव ब्लॉगिंग कर रहा था। तभी उन दोनों की नजर शोभा की चोट पर जाती है और कुणाल कहता है, बहन जी आपके पैर में तो बहुत चोट लगी हुई है, और ऐसे में भी आप पहाड़ों के ऊपर इस ऊंची जगह पर रसोई बनाकर काम कर रही हैं। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मेरा परिवार क्या खाएगा। मेरे पति भी मवेशियों को चराने के लिए यहीं लेकर आते थे, तो इस जगह से मेरा बहुत लगाव है। जब भी मैं इस जगह पर आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पति के पास हूँ। बहुत अच्छा ख्याल है आपका बहन जी, उम्मीद करता हूँ कि आपका काम ऐसे ही चलता रहे और आपको इसमें बहुत सफलता मिले। इसके बाद कुणाल और अनुराग मिलकर शोभा के पराठे और मैगी का ऑर्डर देते हैं और थोड़ी ही देर में पहाड़ों पर शोभा की मैगी और पराठों की खुशबू फैल जाती है, जिसके बाद वहाँ और भी ग्राहक आने लगते हैं। कुणाल और अनुराग के जाने के बाद शोभा ने कहा, वो दोनों ग्राहक मेरे लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली थे, तभी तो आज मेरे पास इतने सारे ग्राहक आए और मेरी कमाई इतनी हुई कि मैं कल के दिन अपने घर पर आराम कर सकूं। अगले दिन शोभा अपने घर पर आराम करती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जब वो अगले दिन अपनी दुकान पर अपनी रसोई लगाने के लिए जाएगी तो वहाँ उसकी किस्मत बदल जाएगी। वहाँ पर बहुत सारे ग्राहक खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाती है और ग्राहक बताते हैं, बहन जी आपके यहाँ पर 2 इन्फ्लुएंसर आए थे जिन्होंने आपकी लाइव वीडियो बनाकर शेयर की, इसीलिए हम सब लोग आपके यहाँ खाना खाने के लिए आए हैं। आप पहाड़ों पर रसोई चलाकर बहुत मेहनत कर रही हैं। आपसे हमें जब भी मौका मिलेगा हम पहाड़ों पर आपकी रसोई से खाना खाने के लिए आ जाया करेंगे। और हाँ, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अब जल्दी से हमारे लिए आलू के पराठे की 2 प्लेट लगा दीजिए, 2 प्लेट मैगी और 1 चाय भी, क्योंकि इस सर्दी में गर्मा गर्म आलू के पराठे और मैगी के साथ चाय खाने का मजा ही अलग है। मुझे नहीं पता वो दोनों ग्राहक मेरे लिए इस तरह फरिश्ता बनकर आएंगे और इस तरह से मेरी मदद करके मेरी जिंदगी को सुधार कर रख देंगे। भगवान करे वो ग्राहक जहाँ भी रहे बहुत अच्छे से रहे और हमेशा उन्हें उनके काम में कामयाबी मिले। सच में वो लोग मेरे लिए फरिश्ता थे। शोभा को भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुशी होती है। धीरे धीरे उसका काम बहुत अच्छा चलने लगता है। अब वो पहाड़ों पर रसोई लगाने के लिए रोज जाया करती और अब उसके पास इतने सारे ग्राहक आते कि उसे भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी। धीरे धीरे वो अब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगती है। वो अपनी कामयाबी की ऊंचाइयों को छूने लगती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ वो गांव के और लोगों को अपने यहाँ काम पर रख लेती है और इस तरह उन्हें भी रोजगार मिलता है। चलो आज पहली बार मेरी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। बड़े सुकून से अपना मनपसंद खाना बनाऊंगी। शालू खुशी खुशी किचन में गई, लेकिन वहां उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसे क्या किसी को भी उम्मीद नहीं होगी। उसने देखा कि किचन में चूल्हा ही नहीं था। ये क्या हुआ? इस किचन में तो चूल्हा ही नहीं है। बिना चूल्हे के मैं खाना कैसे बनाऊंगी? इन लोगों को लगा होगा कि मैं बिना चूल्हे के खाना बना ही नहीं पाऊंगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। शालू ने सभी हरी सब्जियों को अच्छे से काट लिया। चलो ये तो डाइटिंग वाला खाना बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसे खाएंगे किसके साथ? अब इन लोगों को लग रहा होगा कि रोटी बनाने के लिए तो चूल्हे की जरूरत पड़ेगी ही, लेकिन उसका भी इलाज है मेरे पास। शालू तुरंत बाहर बाजार में गई और वहां से ढेर सारी ब्रेड खरीद कर ले आई। सासू माँ, ससुर जी, आदित्य आ जाइए, खाना लग गया है। ये सुनकर तीनों हैरान हो गए, क्योंकि तीनों एक ही कमरे में बैठे थे और अपनी बहू की हार का इंतजार कर रहे थे। क्या आप लोगों ने भी वही सुना जो मैंने सुना? हाँ, मैंने भी वही सुना, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उसने बिना चूल्हे के खाना आखिर बनाया कैसे। ये तो हमें बाहर चलकर ही पता चलेगा। तीनों बाहर खाने की टेबल पर आए तो देखा हरी भरी सब्जियों से बना हुआ मसालेदार सलाद और कुछ ब्रेड रखी हुई थी। अरे यार, मेरा तो ये भी प्लान काम नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, कम से कम इसी बहाने अब दोनों सास बहू लड़ेंगी तो नहीं चूल्हे की वजह से। वैसे बिना आग का इस्तेमाल करके बना हुआ ये खाना भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और ये हमारे लिए हेल्दी भी है। लेकिन ऐसा आखिर हुआ क्यों था? क्यों आखिर उस घर में बिना चूल्हे वाली रसोई बनाने की जरूरत पड़ गई? और क्या अब उस रसोई में कभी भी चूल्हा नहीं जलेगा? ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा।
शालू पहली बार ब्याह कर जब अपने ससुराल आई तब वो अपने साथ एक बहुत ही शानदार चूल्हा लेकर आई। देख बहू, पहली बात तो हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी तू चूल्हा लेकर आई है तो इसे चुपचाप स्टोर रूम में रख दे, क्योंकि किचन में तो वही चूल्हा इस्तेमाल होगा जो मुझे दहेज में मिला था। ठीक है सासू माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब तक वो चूल्हा चल रहा है तब तक उसे चलाएंगे, जब वो खराब हो जाएगा तब मैं अपना वाला चूल्हा निकाल लूंगी। शालू ने अपना चूल्हा स्टोर रूम में रख दिया और किचन में जाकर अपनी सास के चूल्हे पर खाना बनाने लगी। खैर, शालू खाना बनाकर जब टेबल पर लाई तो वहां पर उसके सास ससुर आदित्य सब पहले से ही बैठे थे। बहू, तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया था क्या? इतना वक्त लगता है खाना बनाने में। सासू माँ, आप मुझे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मेरे मायके वालों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और खाना आपके चूल्हे की वजह से देर से बना है, इतना धीरे धीरे जलता है कि पूछो ही मत। इतने स्लो मोशन में तो राघव भी डांस नहीं करता। तू क्या हे कर रहा है? वो मेरे चूल्हे को बुरा कह रही है और तुझे हंसी आ रही है। अरे तो उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? बहू बिल्कुल सही तो कह रही है। तुम्हारा चूल्हा बहुत पुराना हो चुका है, कई बार तो उसे रिपेयर करवा चुके हैं, अब उसे स्टोर रूम में रख दो। शाम को उसके ससुर ने कहा, अरे बहू, जरा चाय बना दोगी क्या? ससुर जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपको तो मुझे आदेश देना चाहिए, मेरा भी चाय पीने का मन है। मैं हम तीनों के लिए चाय बना देती हूँ, सासू माँ को भी बुला लीजिए। शालू किचन में गई, चाय का बर्तन गैस पर रखा और चूल्हा जलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन गैस जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अचानक किचन में गैस की महक आने लगी। सासू माँ के चूल्हे से तो गैस लीक हो रही है और चूल्हा जल भी नहीं रहा है। कभी कभी मन करता है इसे उठाकर कबाड़ में फेंक दूं। तभी वहां पर उसकी सास टपक पड़ी। क्या कहा तूने? मेरे चूल्हे को तू कबाड़ में फेंक देगी? खबरदार जो आज के बाद मेरे चूल्हे के बारे में कुछ भी कहा तो। सासू माँ, ये चूल्हा अपना दम तोड़ चुका है, जलने का नाम ही नहीं ले रहा, तो मैं क्या करूं? आप ही देखिए, गैस की महक आ रही है, कहीं से आपका चूल्हा लीक हो रहा है। उन दोनों की आवाज सुनकर वहां पर शालू का ससुर भी पहुंच गया। अरे क्या हो गया? क्यों लड़ रही हो तुम दोनों बच्चों की तरह? देखिए ना आपकी बहू हमारे चूल्हे के बारे में क्या कह रही है। कह रही है कि चूल्हे को वो बाहर कबाड़ में फेंक देगी। पिताजी, आप ही देखिए ना, गैस की महक आ रही है और चूल्हा जलने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं जाकर अपना चूल्हा रख देती हूँ और इस चूल्हे को स्टोर रूम में रख देती हूँ। अच्छा, मैं भी तो पुरानी हो गई हूँ, मैं भी लीक करने लगी हूँ कहीं ना कहीं से, तो मुझे भी उठाकर तुम लोग स्टोर रूम में रख दो और कहीं से नई नवेली सास ले आओ। तुम तो बात का बतंगड़ बना रही हो। ठीक है, मैं तुम्हारा चूल्हा अभी रिपेयर करवा कर लाता हूँ। कुछ दिनों तक वो जलता रहा, लेकिन उसके बाद फिर से ये लो, आज फिर से चूल्हा ढंग से नहीं जल रहा है। 1 घंटा तो चूल्हा जलाने में ही लग जाता है। आज मैं खाना बनाऊंगी नहीं। धीरे धीरे रात के 10 बज गए। तभी आदित्य ने शालू को आवाज देकर बुलाया। शालू, रात के 10 बज गए हैं, मुझे सुबह काम पर भी जाना है, अभी तक खाना नहीं बना क्या? अरे कैसे बनाऊं खाना? जब चूल्हा जल ही नहीं रहा तो कैसे बनेगा? 1 घंटा तो चूल्हा जलाने में ही लग जाता है। मैं नया चूल्हा लेकर आई हूँ, वो बेचारा स्टोर रूम में रखा हुआ है, उसकी कोई इज्जत ही नहीं। अभी तक तो सब कुछ ठीक से चल रहा था। जब से तेरी बीवी इस घर में आई है तब से इस घर में हर रोज मेरे चूल्हे को लेकर लड़ाई हो रही है। ऐसा करती हूँ, इस चूल्हे को लेकर मैं ही इस घर से निकल जाती हूँ, फिर सारा मामला ठीक हो जाएगा। माँ, एक चूल्हे को लेकर इतना ज्यादा पॉजेसिव क्यों हो रही हो? हम लोग आपके चूल्हे को कहीं बाहर फेंकने तो नहीं जा रहे, उसे चुपचाप सजाकर स्टोर रूम में रख देते हैं, हर रोज आप उसके दर्शन कर लेना। शालू नया चूल्हा लेकर आई है, उसमें जल्दी खाना भी बन जाएगा। नहीं, रहने दो, मैं अपने चूल्हे को लेकर घर से भाग जाती हूँ, फिर तुम लोग अपने नए चूल्हे के साथ खाना बनाना। तुम दोनों जब देखो तब उस चूल्हे को लेकर हमेशा लड़ाई झगड़ा क्या करती हो? तुम बहू का नया चूल्हा किचन में नहीं रखना चाहती और बहू पुराने चूल्हे के साथ खाना बनाना नहीं चाहती। सासू माँ, ससुर जी, मैं उसी पर किसी तरह से खाना बना लिया करूंगी। देखा, आखिरकार जीत मेरे चूल्हे की हुई। इसीलिए कहती हूँ बहू, अपनी सास से कभी पंगा मत लेना। और शालू उसी में खाना बनाने की कोशिश करने लगी। वो बार बार चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चूल्हा जल ही नहीं रहा था। तभी अचानक गैस लीक होने की वजह से आग पकड़ ली। शालू की साड़ी भी जलने लगी।
वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, आदित्य बचाओ, पिताजी बचाओ बचाओ। आदित्य ने बाल्टी भर भर कर जल्दी से पानी डाला और थोड़ी देर में आग बुझ गई। 3 दिन के इलाज के बाद शालू ठीक होकर वापस घर आ गई। पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पर आदित्य ने पानी डाल दिया, वरना कुछ भी हो सकता था शालू के साथ। अब क्या उसे भगवान के पास पहुंचा कर ही मानोगी? बहू मुझे माफ कर दो, मुझे अपने चूल्हे पर अहंकार हो गया था। आज जो तेरे साथ हुआ है कल वो मेरे साथ भी हो सकता है। किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का मेरा कोई हक नहीं। आदित्य बेटा, मेरा चूल्हा स्टोर रूम में रख दे और जो चूल्हा बहू लेकर आई है उसे रसोई घर में रख दे। आदित्य ने नया वाला चूल्हा रसोई घर में रख दिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।